जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम का पेपर। कल हमने 75 क्वेश्चन तक देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का जो है पहला प्रश्न है कि भारत में विकासजनित विस्थापन और पुनर्वास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय अवलोकन भारतीय विकास प्रक्रिया के अध्ययनों में प्रस्तुत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है। तो सबसे उपयुक्त पूछा है, सब हो सकते हैं लेकिन उपयुक्त पूछा है। तो विकास जनित विस्थापन मुख्यतः ग्रामीण आबादी के स्वैच्छिक प्रवासन के कारण होता है, जो औद्योगिक क्षेत्रों के में बेहतर रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो हो सकता है, ये भी सही है। विकासजनित विस्थापन मुख्यतः आर्थिक रूप से प्रभावशाली शहरों में को प्रभावित करता है, क्योंकि आधुनिकीकरण परियोजना के प्रति अधिक उजागर होता है। तो यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त नहीं है। बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं आदिवासी समुदाय, छोटे किसानों, वन आश्रित आबादी असमान रूप से विस्थापित करती है, जबकि पुनर्वास नीतियां आजीविका और भूमि से जुड़े सांस्कृतिक संबंधों को पर्याप्त रूप से पुनर्स्थापित करने के अवसर में जो है विफल हो जाती है। तो ये जो है सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे कहीं डैम बन रहा है तो वहाँ की जनजाति या किसान या वहाँ के जो गांव वाले हैं उनको हटा दिया जाता है, लेकिन जो उनका जुड़ाव होता है, कल्चरल जो एथिक्स होते हैं, उनको ठीक तरह से जहाँ जाते हैं उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करवाया जाता, जो उनका पुनर्स्थापना किया जाता है। तो ये बात जो है सही है। सबसे अच्छा उदाहरण आंसर इसका यही है। आगे है, बांध और खनन जैसी परियोजनाएं सामान्यतः केवल अस्थायी विस्थापन उत्पन्न करती हैं। नहीं, जहाँ बांध और खनन की बात होती है वहाँ अस्थायी विस्थापन हो जाता है, और पुनर्वास नीतियाँ प्रायः विस्थापित लोगों को उनके मूल सामाजिक आर्थिक स्तर को पुनर्स्थापित करती हैं। तो ये नहीं होगा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय अवधारणा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संस्कृति के संदर्भ में, तो संस्कृत मानव अंतरक्रिया के ठोस भौतिक और अभौतिक दोनों उत्पाद शामिल होते हैं। तो सही है। सांस्कृतिक विलंबन तब होता है जब भौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी से बदलती है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि तेजी से कौन बदलता है? भौतिक संस्कृति, न कि अभौतिक संस्कृति। आगे है, समाजशास्त्रीय उपयोग प्रत्येक समाज और प्रत्येक व्यक्ति के पास संस्कृति होती है। तो सही है। उच्च संस्कृति, हायर कल्चर, उन सांस्कृतिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो मुख्यतः अभिजात वर्ग से संबंधित होता है। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 हमारा डी ऑप्शन में है। कौन से में? डी में। सांस्कृतिक विलंबन होता है जिसमें भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। तो अभौतिक संस्कृति स्लो चलती है, भौतिक संस्कृति तेजी से चलती है। यहाँ उल्टा दिया हुआ। तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक शोध का सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है? आप आंसर देखिए। सर्वोत्तम वर्णन का मतलब है कि सबसे अच्छा एक्सप्लेन कौन कर रहा है। तो एक विधि है जो केवल क्षेत्रीय अवलोकन के माध्यम से परिकल्पनाओं का विकास करती है। तो भाई परिकल्पनाओं का विकास नहीं करती एक विधि। पहली चीज़, ऐतिहासिक शोध विधि में परिकल्पना का निर्माण नहीं होता या आवश्यकता भी नहीं होती। ऐसी विधि जो मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग करके निर्णय और निर्माण समस्याओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ समस्या नहीं होता, यहाँ घटना घटी होती है, उसका अध्ययन करना होता है। एक ऐसी विधि जो दस्तावेज ऐतिहासिक अवशेष के स्रोत प्राप्त कर उपयोग करके भूतकालीन घटनाओं के विचारों और दर्शन का अध्ययन करती है। तो यही इसका जो है राइट आंसर होगा कि ऐतिहासिक विधि में या तो पुराने दस्तावेज या ऐतिहासिक अवशेषों को स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिस आधार पर भूत में जो घटी घटनाएं हैं
उनके दर्शन को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझाया जाता है। तो यहाँ सी हो जाएगा। शोध पद्धति में प्रयोगशाला प्रयोग होता है, प्रयोगशाला हमारा एक्सपेरिमेंटल में होता है, तो ये भी कथन गलत है। अगला है, नीचे कथन और कारण दिए हैं। तो कथन दिया है कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण में पूंजीवाद और प्रौद्योगिकी को प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रेरक शक्तियों के रूप में माना जाता है। तो बिल्कुल सही है कि भाई जो वैश्वीकरण आया किस कारण आया, क्योंकि भौतिक चीज़ों का जो है महत्व बढ़ गया इस कारण। कारण दिया है जो कारणवादी दिया है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण सूचना और समाज विचार प्रणाली आदि प्रक्रियाओं को प्रमुख स्रोत के रूप में महत्व देती है। तो यहाँ दोनों कथन और कारण सही है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कर रही हैं। एक वैश्वीकरण जिसमें भौतिकवाद को महत्व दे रहा है, तो दूसरा आदर्शवाद है जो विचारों ज्ञान आदि को महत्व देता है। तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं। अगला है, समकालीन भारत में लोकतंत्र पर चर्चा नागरिक समाज मुख्यतः किस रूप में समझा जा सकता है। तो नागरिक समाज राज्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित संस्थाएं नहीं, राज्य और बाजार के बीच कार्य करने वाले एक संगठन और संघ के रूप में समझा जाता है। विधायकी के भीतर कार्य करने के लिए राजनीतिक दल नहीं, केवल अनौपचारिक पारिवारिक संबंध नेटवर्क तो नहीं। तो राज्य क्या करता है या सिविल सोसाइटी क्या करती है कि राज्य और बाजार के बीच कार्य करने वाले एक संगठन या संघ के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है, भारतीय ग्रामीण कृषक असंतोष मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारण उत्पन्न होता था। तो कृषकों के बीच असंतोष था किस कारण। औद्योगिक रोजगार में उच्च स्तर रहेगा तो नहीं होगा, प्रौद्योगिकी का अति विकास के कारण नहीं, अति शहरीकरण के कारण नहीं। तो ग्रामीण कृषक में सबसे बड़ा असंतोष था कि भूमि स्वामित्व का असमानता। किसी के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, किसी के पास बहुत थोड़ी सी होती हैं, तो किसी के पास नहीं थी। तो जिनके पास नहीं थी और जिनके पास बहुत कम ज़मीनें थी उनमें असंतोष का भाव रहता था, तो जो कृषक आंदोलन को जन्म देते थे। तो यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, भूस्वामित्व लैंड ओनरशिप के संदर्भ में किसान वर्ग की व्यापक श्रेणी निम्नलिखित में से कौन से समूह को शामिल करता है। तो केवल शहरी प्रवासी जो ग्रामीण भूमि के मालिक हैं तो नहीं, किसान वर्ग में नहीं है। स्वामी किसान आते हैं, बटाईदार आता है, किराएदार आता है और मजदूर आता है। तो कौन कौन आएंगे? स्वामी किसान, ओनर, कल्टीवेटर्स, बटाईदार, शेयर काप्सर, किराएदार, टेनेंट्स और मजदूर लेबर्स। ये जो है हमारे किसान वर्ग में शामिल होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। केवल अनुपस्थित जमींदार तो नहीं, केवल सरकारी कृषि सलाह तो नहीं। तो यहाँ बी राइट आंसर है। अगला है, सतत आर्थिक विकास और सतत पारिस्थितिकी विकास जैसे शब्दों को उभरने का क्या संकेत है। तो क्यों लाया गया इन्हें। तो विकास की अवधारणा जो वैश्विक स्तर को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं। ब्रटलैंड आयोग ने अपने संदेश में स्पष्ट करके प्रेषित करने की एक विधि के रूप में तो नहीं। सतत विकास का मतलब है कि मूल अवधारणा जो अंतर्निहित शक्ति और अनुकूलता हो, ऐसा विकास हो जो भविष्य को भी सुरक्षित रखे। विकास की सीमाएं पर बहस का सफल अंत तो है भी नहीं। तो सतत विकास या सतत आर्थिक विकास और सतत पारिस्थितिकी विकास का मतलब हमें ऐसे विकास करना चाहिए ताकि जो उसकी शक्ति है उसको अनुकूल बनाया जा सके और उसका भविष्य में तक उपयोग की भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपयोग बचा रहे। अगला है, विशेषीकरण का संचयन। शब्द यह संकेत मिलता है कि आधुनिक नौकरशाही मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में श्रम विभाजन डिवीज़न लेबर ऑफ कैसा है। तो किस तरह का है। तो यह मुख्यतः इंग्लैंड के फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के परिणाम है तो नहीं। यह विशेषज्ञ की भूमिकाओं को निरंतर बढ़ती है, जटिल परतों का निर्माण होता है, प्रशासनिक विभाजन को गहरा करती है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। यह अस्थायी चरण होता है, अस्थायी तो नहीं, अस्थायी होता है। अतः अंततः प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर ले जाता है तो नहीं।
यह एक स्थिर प्रक्रिया है, इसका शासन संरचना से कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पड़ता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई नौकरशाही में क्या होता है कि विशेषज्ञ भूमिकाओं जो है बराबर बढ़ती रहती हैं, कई जटिल परत का निर्माण होता है, कई स्तर पर प्रशासनिक विभाजन होती हैं जो गहरी होती है। तो बी सही है। अगला है दंड, पनिशमेंट और उपचार के बीच उनके तात्कालिक संदर्भ में मूलभूत अंतर क्या है। तो उपचार अपराधी के अतीत पर केंद्रित होता है, जबकि दंड पीड़ित की आवश्यकताओं पर नहीं। दंड कानूनी नियमों द्वारा संचालित होता है, जबकि उपचार चिकित्सीय नैतिकता पर आधारित होता है। तो ये भी नहीं। दंड का एक उद्देश्य होता है, जबकि उपचार सामाजिक स्थिरता प्राप्त करने का एक साधन है। तो नहीं। दंड स्वभाव से वंचन या पीड़ा पहुंचाना होता है। दंड का मतलब पीड़ा पहुंचाना, जबकि उपचार क्या है, इससे बचने का प्रयास होता है। तो डी हो जाएगा यहाँ सही कि भाई दंड में क्या होता है कि आपको शारीरिक पीड़ा पहुंचाया जाएगा, वंचन कर दिया जाएगा, सुविधाओं से जेल में बंद कर दिया जाएगा। और उपचार में क्या होता है कि आपको सुधरने का मौका दिया जाता है, जिसे दंड से बचा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण लिबरलाइजेशन की एक आर्थिक चुनौती है। तो विदेशी निवेश पूर्णतः समाप्त होता है, नहीं बढ़ता है। सकल घरेलू उत्पाद में पूर्णतः कमी नहीं, तो उदारीकरण से ये बढ़ता है। घरेलू उद्योगों का वैश्विक प्रतिस्पर्धा के प्रति संवेदनशील होना, तो ये जो हमारा एक तरह की आर्थिक चुनौती है। अगर उदारीकरण करते हैं तो जो हमारे घरेलू प्रोडक्ट होते हैं उनके सामने यह चुनौती पड़ जाती है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि उन्हें उनसे कंपटीशन करना पड़ता है बाहरी वस्तुओं से। ठीक, तो घरेलू उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के प्रति संवेदनशील होना जो है एक आर्थिक चुनौती है। उद्योगों में नौकरशाही नियंत्रण की वृद्धि, तो ये भी, तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे है कथन दिया है कि भारत में उपराष्ट्रीयता एकीकृत राष्ट्र के निर्माण के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल करता है। जैसे आज के समय में तमिलनाडु हो गए, कई लोग जो है भाषाई राज्य को लेकर मांग करते हैं, तो एकता में चुनौती ही की तरह है। उपराष्ट्रीयतावाद का अर्थ है राष्ट्र राज्य के भीतर राजनीतिक मान्यता स्वायत्तता के लिए क्षेत्रीय जाति पहचान का दावा करते हैं। तो यहाँ कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है सैंपलिंग के वर्गीकरण का डिजाइन करना है। तो अनियंत्रित प्रायिकता नमूना प्रतिचयन में क्या होता है, साधारण यादृच्छिक नमूना चयन, इसमें नियंत्रित नहीं किया जाता है, हम कहीं से भी नमूना ले लेते हैं। नियंत्रित प्रायिकता चयन में, तो नियंत्रित प्रायिकता चयन में हम इसको पहले स्टेजेस में बांटते हैं, फिर उस स्टेज से हम एक एक व्यक्ति को चुनाव करते हैं। तो यहाँ नियंत्रित प्रायिकता नमूना चयन हो जाता है। अनियंत्रित प्रायिकता नमूना चयन, तो अनियंत्रित में प्रायिकता नमूना चयन में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सुविधाजनक चयन होता है। इसमें तो भाई जो हमारे सुविधा पे आ जाता है हम उसी को उठा लेते हैं, वही उसी से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको नियंत्रण नहीं किया जाए। जैसे हमारे सामने किसी विद्यालय का अध्ययन करना, तो जो हमारे बगल में विद्यालय है उसी से हम डेटा ले लिए, तो यह आकस्मिक सुविधा चयन में आएगा। नियंत्रित अप्रायिकता नमूना चयन, तो नियंत्रित में क्या किया जाता है कि एक हमें कोटा डिसाइड, जैसे कोटा और उद्देश्य, अब कोटा हमने डिसाइड किया है कि ये विशेषता जिसके पास होगी उसी से हमें डेटा लेना है, तो वो भी एक तरह का नियंत्रित ही है। तो यहाँ सब सुमेलित ही है, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है भारत में पर्यावरण आंदोलन के समाजशास्त्री स्वरूप को पारिस्थितिकी संघर्षों के अध्ययनों में जिस प्रकार से चर्चा की गई है, निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त रूप से व्यक्त कर रहा है। तो पर्यावरणीय आंदोलन, तो भारत में पर्यावरणीय आंदोलन मुख्यतः शहरी अभिजात वर्ग संचालित करते हैं सौंदर्यपरक संरक्षक प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय पर्यावरणीय आंदोलन एक महत्वपूर्ण स्वरूप विकास को लाभार्थी और स्थानीय पारिस्थितिकी पर निर्भर समुदायों के बीच संघर्ष उत्पन्न करता है।
जिससे प्रायः गरीबों का पर्यावरण विवाद होता है। अब इसका हाल फिलहाल एक उदाहरण दे देते हैं हम अरावली पर्वत का। तो अरावली पर्वत को लेकर सबसे ज़्यादा किन लोगों ने पर्यावरणीय आंदोलन किया, संघर्ष किया? जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने उसको बचाने का सबसे ज़्यादा प्रयास किया। अब किनके बीच हुआ? तो भाई जो कंपनी वाला था, जो उसको खनता, माइनिंग करता, उसको लाभ था, उनके बीच। और किसके बीच था? वहाँ के स्थानीय निवासियों के बीच, जिसे प्रायः गरीबों का पर्यावरणवाद कहा जाता है। तो ज़्यादातर भाई पर्यावरण की बात कौन करते हैं, उसकी सुरक्षा, उसके लिए आंदोलन कौन करते हैं? गरीब व्यक्ति, वहाँ के स्थानीय व्यक्ति ही लड़ते हैं। तो एक यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सबसे अच्छा व्याख्या कर रहा है। पर्यावरण आंदोलन मुख्यतः दक्षता में सुधार हेतु राज्य नियोजित तकनीकी पहल प्रतिनिधि है? तो नहीं। भारत में पर्यावरण आंदोलन मुख्यतः वैश्विक पर्यावरण संगठनों द्वारा उत्पन्न होता है, जो स्थानीय समुदायों के संरक्षण नीतियाँ थोपने का प्रयास करता है। तो ऐसा या तो नीतियों का विरोध ही किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक शक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत करना। तो गलत, विकेंद्रीकृत, गांव के स्तर पर विकेंद्रीकृत करना था। सभी राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों से प्रस्थापित करना। तो ये भी गलत। विकास की गतिविधियों का केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित? तो नहीं। स्थानीय स्वशासन और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है मैच द कॉलम। तो जनसंख्या के ज्यामितीय वृद्धि। ज्यामितीय वृद्धि का मतलब क्या होता है कि 2, 4, 6, 8। तो प्रत्येक पीढ़ी में जनसंख्या 2 गुनी हो जाती है, जनसंख्या का ज्यामितीय वृद्धि है। निर्वाह साधनों की अंकगणितीय वृद्धि, मतलब खाद्य आपूर्ति जो है धीमी गति से, रैखिक गति से 1, 2, 3, 4 करके बढ़ता है। किसने दिया? तो माल्थस ने। ये पूरे चारों जो कॉन्सेप्ट हैं माल्थस के ही हैं। आगे है निवारक अवरोधक, प्रिवेंटिव चेक। तो प्रिवेंटिव चेक में इन्होंने कहा कि आत्मसंयम करना, लेट से विवाह करना जो है उत्तम जो है जनसंख्या नियंत्रण का साधन है। दूसरा इन्होंने सकारात्मक अवरोध या पॉजिटिव चेक की बात की। किसने? माल्थस ने की। कई बार युद्ध, अकाल, महामारियां करके प्रकृति जो है खुद जनसंख्या का बैलेंस करता है, संतुलन पैदा करता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 1 का 2, बी का 4, तो बी हो जाएगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विश्लेषण में प्राचीन और आधुनिक नगरों की आकार की तुलना करने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्धतिगत कठिनाई के सर्वाधिक उपयुक्त रूप से, मतलब कठिनाई कहाँ आती है? तो आधुनिक नगर उपनगरीय क्षेत्रों में शामिल करके जनसंख्या को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाते हैं? नहीं। प्राचीन नगर व्यापार मार्गों में भौगोलिक रूप से अलग थलग थे? तो नहीं। प्राचीन नगरों में राजनीतिक संगठन का अभाव था, जबकि आधुनिक नगरों में यह मौजूद है? तो ऐसी भी बात नहीं है। विश्वसनीय जनगणना आंकड़ों की अनुपस्थिति और नगर की परिभाषा स्पष्टता तुलना करना जटिल बनाती है। अब जैसे कई लोगों ने नगरों की परिभाषा अलग अलग तरीके से दी है, कई बार आंकड़े नहीं मिलते हैं, जिस कारण किसी नगर को परिभाषित करना भी कठिन हो जाता है। तो ये हमारी क्या है? कठिनाइयाँ या चुनौती। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। अगला है पूंजीवादी कार्यकाल, कैपिटलिस्ट वर्कस प्लेस, श्रम विभाजन, सामाजिक वियोजन अर्थात एलिनिएशन के रूप कैसे प्रदान करता है, अलगाव कैसे लाता है? तो यह हानि की भावना को बढ़ावा देकर कल्याण के लिए आवश्यक है? तो नहीं। यह विशेषीकृत कार्यों के माध्यम से श्रमिक को सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाता है, तो घटाता है, बढ़ाता नहीं, सृजनात्मक क्षमता को ख़त्म कर देता है। तो ये भी गलत है। एक ऐसी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करता है जो लोगों के बीच जैविक सामाजिक संबंधों का जो है व्यवस्थित रूप से कमज़ोर कर देती है। तो यही इसका जो है अलगाव का प्रमुख कारण हो सकता है कि संबंधों का कमज़ोर होना। और यह सुनिश्चित करता है कि प्रकृति अपने आप में एक मूल्यवान वस्तु के रूप में देखा जाए? तो ऐसा कुछ नहीं।
तो अलगाव की कैसे होगा कि यह इतनी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर देता है कि लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, सामाजिक संबंध, न्याय, ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, कमज़ोर हो जाती है। तो सी हो जाएगा। अगला है प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार स्तरीय प्रणाली संसाधनों की बर्बादी को कैसे रोकती है। तो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण में पहले तो डेविस और मुरे के विचार आते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई जो स्तरीकरण है वह संसाधनों को कैसे बर्बाद होने से बचाता है। तो लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हतोत्साहित करता है, तो नहीं, प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? प्रोत्साहित। सभी लोगों को एक ही प्रकार के कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, नहीं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्किल्ड लेबर की बात करता है। तो ये भी बात गलत है। समाज के संसाधनों के कठिन और महत्वपूर्ण पदों जैसे चिकित्सक के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण लगाकर यह सुनिश्चित करके कि उनकी भूमिकाओं में कार्य करें, उसी भूमिका में कार्य करें। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा कि स्तरीकरण प्रणाली देती है कि भैया जो महत्वपूर्ण पद है उसमें महत्वपूर्ण योग्यता वाले ही व्यक्ति पहुँचे, जिससे संसाधनों की बर्बादी न हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सके। और आखिरी है कि यह सुनिश्चित करके कि शारीरिक श्रम केवल अत्यधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाए। तो ये भी नहीं, तो सबसे राइट आंसर सी हो जाए। अगला है कथन दिया है कि अपराध शास्त्र नारीवादी दृष्टिकोण के 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक अपराध डेलिक्वेंसी के सिद्धांतों में केंद्रीय था। तो नहीं, 1970 के दशक में इसमें अनुशासन में लैंगिक दृष्टिकोण शामिल करके अपराध साध में लिंग, जेंडर को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया था 1970 तक। तो ये बात जो है, दूसरा बात सही है। इसमें अपराध में लिंग को भाई ज़्यादातर अपराध के कारणों पुरुषों को ही देखा जाता था, महिला अपराध की बात ही नहीं कही जाती थी। तो ये चीज़ पहले थी और कथन गलत है, कारण जो है हमारा सही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे एम एन श्रीनिवास ने एक आर्थिक अवसर के रूप में पहचाना जिससे जाति व्यवस्था की संरचना को प्रभावित किया, अर्थात गतिशीलता आई। किसके कारण गतिशीलता आई? तो निम्न जातियों में साक्षरता दर की कमी नहीं, साक्षरता दर जब बढ़ेगी तभी परिवर्तन की बात होगी। कृषि भूमि का सामंती जागीरों का एकीकरण, तो ये भी नहीं। उद्योग, नगर और नए परिवहन का नेटवर्क। तो औद्योगिकीकरण को इन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण के कारण जाति में गतिशीलता की संभावनाएं बढ़ गई, जिसके आधार पर इन्होंने अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस के दृष्टिकोण को निम्नलिखित में से किस रूप में सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित किया जा सकता है? तो मानव द्वारा योजनाबद्ध सामाजिक अभियांत्रिकी का परिणाम है। तो नहीं। मानव आध्यात्मिक खोज में गिरावट, नहीं। सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर एक शुद्ध आर्थिक परिवर्तन हुआ। तो नहीं। इन्होंने कहा कि मानव नियंत्रण से परे ब्रह्मांडी शक्ति द्वारा संचालित एक स्वचालित प्रक्रिया है, कि मतलब जो विकास की प्रक्रिया थी वह क्या हो गई, प्रगति जो हुआ वह अपने आप हुआ, उसको किसी ने किया नहीं, वो प्राकृतिक प्रतिचयन के माध्यम से हुआ। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है हर्बर्ट ब्लूमर के सिद्धांत में संयुक्त क्रिया, ज्वाइंट एक्शन सबसे उपयुक्त वर्णन कैसे होता है? तो सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाओं का यांत्रिक समन्वय। तो नहीं। व्यक्ति के आचरण की रेखाओं और सामंजस्य से उत्पन्न एक सामूहिक क्रिया, उत्पन्न एक सामूहिक क्रिया संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। संस्कृति सहमति द्वारा बनाए गए संबंधों के स्थिर ढांचा, नहीं। सामाजिक संदर्भ में व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों का योग, तो ये भी नहीं। तो संयुक्त क्रिया मतलब सामूहिक क्रिया, व्यक्तिगत आचरण की रेखाओं में एक सामंजस्य बैठाकर सामूहिक क्रिया करना हमारा ज्वाइंट एक्शन कहलाता है ब्लूमर के अनुसार। अगला है उचित पुनर्वास के बिना विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट विदाउट प्रॉपर रीसेटलमेंट का संरक्षित क्षेत्रों
प्रोटेक्टेड एरियाज़ की पर्यावरणीय प्रभावशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि विस्थापित जनसंख्या आजीविका के अभाव में संरक्षित क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों से उस पर दबाव बनाना जारी रखती है। तो ये कथन जो है सही है कि भाई अगर हम बिना अच्छे से उचित पुनर्वास किए बिना पुनर्वास करते हैं तो जो लोग होते हैं उनके आजीविका का अभाव हो जाएगा, जिस कारण वो जो उनका प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ उन्हें बसाया गया है उस पर दबाव डालेंगे, उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। इसे राज्य प्राधिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्र पूर्णतः परित्याग किया जाता है? नहीं। इससे संरक्षित क्षेत्र का तत्काल औद्योगिक क्षेत्रों में रूपांतरण हो जाता है? नहीं। मेजबान जनसंख्या राज्य के विरोध में संरक्षित क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है? तो ये भी नहीं। होता क्या है कि जनसंख्या जो संरक्षित क्षेत्र रहता है उससे आगे उस पर दबाव डालती है, आगे निकलकर अपने भाई जो भोजन वगैरह आजीविका के अभाव है उसको ढूंढने का प्रयास करती है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कथन दिया है कि भारतीय गांव जजमानी प्रणाली सेवा प्रदाताओं और संरक्षकों के बीच अल्पकालिक संविधात्मक गैर जातीय संबंध है। तो गलत है। पहला चीज़, यह दीर्घकालिक था, संविधात्मक नहीं था और न तो गैर जातीय था, जाति आधारित संबंध था। कारण दिया है सेवा करने वाली और सेवा प्राप्त करने वाली जातियों के बीच संबंध संविधात्मक व्यक्तिगत अस्थायी सीमित नहीं था, बल्कि यह पारंपरिक जातिगत दायित्वों पर आधारित था। तो कारण जो है यहाँ पे सही है। तो कथन गलत है, कारण सही। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। तो ये था यूपीएचएससी का पेपर का भाग 2। पूरे 70 के 70 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ज़रूरी यह सूचना है, अगर आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो 9 AM और 9 PM पे वहाँ पर लाइव क्विज कराए जाते हैं और आपको टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।